हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब देखो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, इसमें हम किस तरीके से करेंगे। पहले हम सारे चैप्टर्स, ठीक है, कितने चैप्टर्स है, टोटल 17 चैप्टर्स है, उसकी ट्रिक्स करेंगे। फिर उसके बाद उसमें कितने सेक्शंस है उसकी ट्रिक्स करेंगे और उसको पूरा ट्रिक से याद करके फुल बेयर एक्ट से कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर्स। अब देखो इधर कितने चैप्टर्स है इसमें है टोटल 17 चैप्टर्स, ठीक है, 17 चैप्टर्स है इसमें। और उन 17 चैप्टर्स को हमको अभी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी। देखो ये प्रीलिमिनरी है, ठीक है, सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी। अब देखो, डिसेबिलिटी है किसी को, तो डिसेबिलिटी किसको होती है, एक इंसान को होती है। अब जब किसी इंसान को डिसेबिलिटी होती है तो उसके डिसेबिलिटी होने से पहले अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स होता है। तो चैप्टर नंबर 2 बताता है राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में। देन इसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। जब वो बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के साथ वो पैदा होता है। बड़ा होने पे उसे क्या चाहिए, चैप्टर नंबर 3 पे एजुकेशन चाहिए। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। एजुकेशन के बाद स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एजुकेशन के बाद ये सारी चीजें आएंगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आता है सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन। अब देखो चैप्टर नंबर 5 देखो, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अब सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट के बाद ये सारी चीजें आती है, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिल जाएगा, एक आपके पास जो हेल्थ है, हेल्थ पे आप ध्यान तब दे पाओगे। रिहैबिलिटेट यानी कि अपने घर से दूसरी जगह आप तब जा पाओगे जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, और रिक्रिएशन आप तब कर पाओगे। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5 तक। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 बात करता है स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड। पहला है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिन लोगों के बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, और दूसरा आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और 7th आता है फॉर हाई सपोर्ट नीड्स, एज इन पीपल हु रिक्वायर हाई सपोर्ट नीड, जिनको हाई सपोर्ट की नीड्स हो। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक किससे रिलेटेड हो गए, पीपल से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। अब लोगों की बात आती है गवर्नमेंट, इन लोगों को कौन सहारा देगी, वो आता है चैप्टर नंबर 8 पे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट में क्या भारत का नक्शा बनाया है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9। उसमें आता है, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। तो इंस्टीट्यूशंस को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किस में आ गया, चैप्टर नंबर 9 में। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10। अब देखो 10th की मार्कशीट हमें क्या करती है, सर्टिफिकेट दिलाती है कि आपकी उम्र कितनी है, इतनी है। वैसे ही आता है चैप्टर नंबर 10 भी, जो आता है बात करता है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, इतना याद रख लेना। देन इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11, जो कि बात करता है बोर्ड के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हमने ऊपर क्या बना दिया, यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया। अब इंस्टीट्यूशन के बाद उसमें क्या बैठेगा, एक बोर्ड बैठेगा, ठीक है। पहला एक बोर्ड बैठेगा चैप्टर नंबर 11 में, एडवाइजरी बोर्ड, जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बैठेगा। और चैप्टर नंबर 12 में क्या बैठेंगे, चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर, ठीक है, 2 लोग बैठेंगे बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड बन गया, बोर्ड में 2 लोग भी बैठने चाहिए। 11 और 12 किसके बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात करता है। ये देखो मैंने लिख रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 बात करता है जुडिशियल डिवीजन के बारे में, स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स इनके लिए हो जाएंगे, जो स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसके लिए, चैप्टर नंबर 13 पे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है मनी से रिलेटेड। 14 में आ जाता है नेशनल फंड, 14 में आ जाएगा नेशनल फंड, और 15 में आ जाएगा स्टेट फंड, ठीक है, नेशनल फंड और फिर इसके बाद स्टेट फंड। फिर इसके बाद आता है 16, ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, वो है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। किसके बारे में बात करता है, ऑफेंसेस और पेनाल्टीज, ठीक है। आखिरी में ऑफेंसेस और पेनाल्टी से रिलेटेड बात होती है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 17, इधर देख लो, जो कि है मिसलेनियस चैप्टर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मिसलेनियस है। अब देखो कितने सेक्शन है इसमें, टोटल 102 सेक्शन है, ठीक है, और स्केड्यूल है, ठीक है। इतना याद रखना, 102 सेक्शन और स्केड्यूल, बस इतना ही याद रखना है स्टार्टिंग की हेडिंग में कि कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर, 102 सेक्शंस और स्केड्यूल। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। उससे पहले देखते हैं द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट।
ठीक है, इसके स्टार्टिंग में है। एंड इट इज एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक है, देखो ये एक्ट कहाँ से आया, इसकी नींव किसने रखी, नींव रखी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने। ठीक है, नींव उसने रखी है। वेयर एज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसने कब अडॉप्ट किया था, उसने किया था 13 दिसंबर 2006 को। ठीक है, और हमारे पास कब आया ये, 10 साल बाद, इधर देखो 2016। ठीक है, अब देखो ये जो एफोर्सेड कन्वेंशन है, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब ये क्या है प्रिंसिपल्स, ये हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल 14, 21, ये सारे वही सारे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो ए वाला है उसमें है रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल्स फॉर फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये क्या है, डिग्निटी, डिग्निटी हमने कहाँ पढ़ा है, आर्टिकल 21 में। फिर इसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी वाले में 14 में पढ़ा है, ये 21 में पढ़ा है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, ये भी 14 में है, इक्वालिटी वाले में। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स को रिस्पेक्ट करना प्लस उनको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये सारा क्या हो गया, 14 के प्रिंसिपल्स आ गए। रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट करनी, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 में आ गया। तो इस समय क्या पता चलता है, ये जो इक्वालिटी वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर एज इंडिया सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, हाँ ठीक है, इंडिया सिग्नेटरी है। और इंडिया ने कब रेक्टिफाई किया था, 1st day of October 2007। रेक्टिफाई तो एक साल बाद कर ही लिया था जब इन्होंने लाए थे ये लोग, पर हमने लागू कब किया है, 27 दिसंबर 2016 का ये एक्ट है। अब देखो चैप्टर 1 में दो सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, 2 है डेफिनेशन। प्रीलिमिनरी वाला पोर्शन है। अब सबसे पहले है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट क्या कहलाएगा, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, किस डेट को, अरे 2016, कौन से दिसंबर, 27 दिसंबर 2016। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 2, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स the appellate authority means an authority notified under subsection 3 of section 14 और subsection 1 of section number 53। appellate authority कौन होगी, जो section number 53 में है। section number 53 में क्या है, एक बार देखते हैं। section number 53 में, section number 53 में है अपील्स के बारे में, तो वही होगी appellate authority। अब देखो ऐसे ही सारे सेक्शंस जो है इसमें रिलेट किए जाएंगे, तो सारे सेक्शंस को एक एक करके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जब मैं वो सेक्शंस कराऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि ये यहाँ डेफिनेशन में है। ए फॉर एपलेट अथॉरिटी, बी फॉर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बस बन गई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सी फॉर बैरियर, ठीक है, सी फॉर बैरियर आ जाएगा, जो जो बैरियर्स हैं जो आगे बढ़ने में इन लोगों के जो अड़चन बनती है, अड़चनें क्या होती हैं, बैरियर्स होते हैं, वही सारी हैं। डी हो गया केयर गिवर, केयर गिवर कौन है, जो केयर गिव कर रहा हो किसको, डिसेबल्ड पर्सन को। ई हो गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो किसमें है, सेक्शन नंबर 57 में, ये भी हम देख लेंगे। एच हो गया डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 49 में है। फिर इसके बाद है फंड, फंड हमने कहाँ पढ़ा है, दो तरह के फंड हम पढ़ रहे हैं, नेशनल फंड और स्टेट फंड। फिर इसके बाद है कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हो गई। एल हो गया हाई सपोर्ट, एम हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, सबका साथ सबका विकास टाइप वाली एजुकेशन। एन ओ पी लोकल अथॉरिटी देख लो, म्यूनिसपैलिटी और पंचायत को बोलते हैं। क्यू है नोटिफिकेशन, आर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब देखो इट मीन्स अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40%। आर देख लो, आर वाला, ठीक है, आर ऐसे बनाते हैं तो इसका ऊपर से, अरे ये तो पूरा ही डिलीट हो गया, ठीक है, ऐसे आर और ऐसे 40%। इसमें देख लेना, देखो डिसेबिलिटी आपको पता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% होती है, वही है इसमें स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म एंड इंक्लूड्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म। और इसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाई करती है। ये सारे देख लेना। पर्सन विद डिसेबिलिटी ये कहाँ पे मेंशन्ड है, एस पे है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, इंटेलेक्चुअल हो गई, सेंसरी इम्पेयरमेंट, ये सारी डिसेबिलिटीज आ गई। नेक्स्ट इसके बाद ये सारे डेफिनेशन से एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि इसको रटवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर बाद में कोई वीडियो होता है वो मैं आपको ले आऊंगी ताकि आपको ये पूरा रट जाए।
अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, जिसकी हेडिंग है राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, हमने ये करा था। अब देखो, चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से समझाने से पहले मैं आपको इसके ट्रिक्स करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 2 राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 15। एंड 3 5 कितना होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15। ठीक है, 3 5 15, 3 से स्टार्ट होके 15 पे खत्म होगा। अब सबसे पहले करते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात करता है इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चैप्टर की नींव ही है। सेक्शन नंबर आर्टिकल 14, ये देखो आर्टिकल 14 लिखा हुआ है, वही है इसकी नींव। तो वैसे ही आप आगे आ जाइए। हाँ, ये वाले में आ जाइए, सेक्शन नंबर 4। अब आर्टिकल 14 के बाद क्या आता है? आर्टिकल 15 वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो आ जाता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। 15 क्लॉज 3 में इनके लिए डिफरेंट प्रोविजन बनाया है। किसमें? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, इसके बाद वुमेन एंड चिल्ड्रन को किस में रखना है? कम्युनिटी लाइफ। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कम्युनिटी लाइफ के बारे में। अब कम्युनिटी लाइफ में रहने के लिए कितनी चीजों से प्रोटेक्शन चाहिए? 3 चीजों से प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शन नंबर 6 7 8। प्रोटेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 6 बात करता है क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। किसके बारे में बात करता है? क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7, वो बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज। ऊपर हो गया क्रूएलिटी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट। क्रूएलिटी हमने कहाँ पढ़ा है? 498A ऑफ आईपीसी में पढ़ा है, वुमेन के टूवर्ड्स। फिर इसके बाद आता है 7, सेक्शन नंबर 7 बात करता है अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन। ये हमने कहाँ पढ़ा है? इन सेक्शंस में पढ़ा है, 354 509। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? इन जनरल हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? CAS, क्रूएलिटी, अब्यूज, सेफ्टी। तो इनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हम कहाँ पर रिहैबिलिटेट कम्युनिटी लाइफ में हम उनको ला सके अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 14। अब देखो, सेक्शन नंबर 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 14 जो है वो बात करता है डिफरेंट चीजों के बारे में। ठीक है, जहां पे डिसेबल्ड पर्सन्स को राइट्स, एक तरह से राइट्स मिलेंगे। तो क्या है ये? हर वज लग, ऐसे याद रख लो, हर वज लग। ठीक है, HRVJLG 9 से लेकर के 14। H फॉर हो गया होम एंड फैमिली, R फॉर हो गया रिप्रोडक्टिव राइट्स, V फॉर हो गया वोटिंग, J फॉर हो गया जस्टिस, L फॉर हो गया लीगल कैपेसिटी एंड G फॉर हो गया गार्जियनशिप। ऐसे याद कर लेना, बाकी इसको अंदर से मैं आपको बता दूंगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और 15 पे ये सारी चीजें क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। 15 देख लो, डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट। अथॉरिटीज इन सब के लिए क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट। तो चलिए चलते हैं बेयर एक्ट के प्रोविजंस पे। चैप्टर 2 राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 के बारे में बात करता है। अब इसमें कौन करेगा? इसमें स्टेप्स लेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इंश्योर करेगी। ठीक है, कौन इंश्योर करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अलावा और कोई इंश्योर नहीं कर सकता आर्टिकल 14 के राइट्स देने के लिए। ठीक है, तो वही इंश्योर करेगी कि पर्सन के पास क्या हो? इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो, ये सारी चीजें हो। आर्टिकल 21 भी है ये और आर्टिकल 14 भी है ये। ठीक है, ये सारी चीजें कौन देगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, डिप्राइव ना हो पर्सनल लिबर्टी से, एंड नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे। अकोमोडेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, घर भी दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब हम 4 में आते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन 15(3). ठीक है, अब वुमेन एंड चिल्ड्रन को क्या है? औरतों को ना अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड है कि वो अपने व्यूज जो है एक्सप्रेस कर सके ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम। जितने भी मैटर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी लाइफ। अब देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल हैव द राइट टू लिव इन द कम्युनिटी। आप उनको कम्युनिटी से बाहर निकाल फेंक नहीं सकते हो। उसी से रिलेटेड जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इसको भी कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऊपर वाला जो है सेक्शन नंबर 4, उसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, ये दोनों मिल करके मेजर्स लेंगे। क्यों? लोकल अथॉरिटीज, वुमेन और चिल्ड्रन के केस में लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं। तो अब देखो, कम्युनिटी लाइफ के लिए क्या करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? एक लिविंग अरेंजमेंट से रिलेटेड करेंगे कि वो ऑब्लाइज्ड नहीं है किसी पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट में रहने से। दूसरा, एक्सेस मिलेगा उनको अपने घर पे, समाज में, इन शॉर्ट समाज में एक्सेस मिलेगा।
नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये प्रोटेक्शन 1 है। ठीक है, CA और लास्ट वाला क्या था हमारा, CAS, कैस। ठीक है, C सबसे पहले आ जाता है C, क्रुएलिटी वाला। अब इसमें कौन स्टेप्स लेगा क्रुएलिटी से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि आ गया हमारा IPC इधर प्ले में। अब देखो ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट सिर्फ वुमेन से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल है, बट मैं आपको वुमेन से रिलेटेड करवा रही हूँ क्योंकि हमने ट्रिक्स में किया है। तो उसमें भी वही है, कोई भी टॉर्चर, क्रुएलिटी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से अगर है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। क्या, हिज और हर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीजिए, स्टेप्स लेगी इस चीज से रिलेटेड। और दूसरी चीज क्या है कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी रिसर्च, अगर उन पे रिसर्च हो रही है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए कमिटी की फॉर रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी। अब वो कमिटी जो है वो क्या होगा, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स शेल देमसेल्व्स बी ईदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आधे जो होंगे डिसेबिलिटीज वाले होंगे या फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड अंडर क्लॉज Z ऑफ सेक्शन 2। क्लॉज Z देख लेते हैं, साथ साथ में हम लोग देख लेंगे, है ना जी। क्लॉज Z, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन है पर्सन्स का, डिसेबिलिटीज और डिसेबल्ड पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड फैमिली मेंबर्स, वॉलंटरी और NGO वाले लोग, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वाले लोग, सोसाइटी वेलफेयर वाले लोग, ये सारे लोग क्या होते हैं, या फिर वो जो ड्यूली रजिस्टर्ड हो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, ये लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, कमिटी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 7, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज, सारे तरह के अब्यूज से वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी। तो क्या करेंगे, टेक कॉग्निजेंस ऑफ इंसिडेंट ऑफ अब्यूज। अब देखो अगर कोई अब्यूज हुआ है उससे प्रोटेक्ट करना है तो पहले तो उसकी सजा बनाएंगे। ठीक है, इन सब से रिलेटेड है, स्टेप्स लेंगे इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए। देखो इन जनरल क्या है, स्टेप्स लेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, ये सब अवेयरनेस बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे विद इन द लोकल लिमिट्स। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रेस्क्यू करेगा विक्टिम को, प्रोटेक्ट करेगा, कस्टडी देगा और मेंटेनेंस वगैरह, पैसा वगैरह प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेन मिलती है तो वो क्या करेंगे, अब्यूज वायलेंस वगैरह की इन्फॉर्म करेंगे एग्रीव्ड पर्सन को, उनके राइट वगैरह, प्रोटेक्शन आपको क्या मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे, लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करेंगे। देखो पुलिस भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, मजिस्ट्रेट तो थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, पुलिस क्या है, उनको बता सकते हैं कि आप ये कर लो। ठीक है, वो है। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि अगर देखो पुलिस को कोई भी रोकेगा नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर उसको, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर इसके बाद वो अंडर CRPC वगैरह क्या है आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर IPC, अगर IPC का कोई जुर्म किया है किसी ने डिसेबल्ड पर्सन में, तो वो जुडिशियल या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बता देंगे। किसको, जुडिशियल या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन आता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। अब जो पर्सन है शेल हैव इक्वल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इन सिचुएशन ऑफ रिस्क, आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अब ये प्रोटेक्शन और सेफ्टी किस चीज से आ गई, अरे डिजास्टर वाली चीजों से, छत दे दो उन्हें। ठीक है, कि कोई भी डिजास्टर वाला है तो उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, अंडर आर्टिकल 14, यानी कि इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हर वजलग में, हर में आ जाता है होम और आर में आ जाता है रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब क्या है, होम में कि कोई भी डिसेबिलिटी है, नो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज, देखो होम में कोई भी उनको फैमिली वगैरह से सेपरेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह अनेबल हैं तो क्या करेगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो क्या करेगा, shall place child with his or her near relations and failing with community in a family setting or in exceptional cases shelter home। देखो इन ऑर्डर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन अपने हिसाब से वो लोग काम करेंगे। रिप्रोडक्टिव राइट्स में क्या है, उनके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, एक्सेस कर सकते हैं सारी एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव राइट से रिलेटेड, और कोई भी मेडिकल प्रोसीजर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। हर हो गया। अब हम करते हैं वज। ठीक है, वज क्या है, एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। घर और रिप्रोडक्शन हो गया। वोटिंग एंड जस्टिस नेक्स्ट वाला स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, वोटिंग एंड जस्टिस की उनको वोटिंग के राइट्स है और जस्टिस के राइट्स है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लीगल कैपेसिटी लग। अब हम आगे एल में, ठीक है, लग एल और जी में।
अब हम करेंगे लग। इसमें क्या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनको इक्वली क्या हो, हैव राइट इक्वली विद अदर्स। किस चीज के, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की, ठीक है, बैंक लोन्स, मॉर्गेजेस, ये सारी चीजें मिल जाए। फिर इसके बाद क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो लीगल कैपेसिटी वगैरह जो है इक्वल बेसिस पे एंजॉय करें। ये नहीं कि उनके कोई डिसेबिलिटी तो कोई लीगल कैपेसिटी इंजॉय नहीं कर सकते, वैसी बात है ये। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है गार्जियनशिप का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप लग में, ठीक है, LG, जी फॉर गार्जियनशिप। अब इसमें लिमिटेड गार्जियनशिप की बात की गई है, एक बार आप लोग इसको पढ़ना। लिमिटेड गार्जियन की बात की गई है कि अगर पर्सन डिसेबल्ड है और एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट सपोर्ट चाहिए और लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकता है तो उसको एक लिमिटेड गार्जियनशिप मिलेगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज विल बी ग्रांटिंग टोटल सपोर्ट to the person with disability or where the limited guardianship is to be granted repeatedly, in which case decision regarding the support to be provided shall be reviewed by the court। देखो कोर्ट देखेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना। लिमिटेड गार्जियनशिप क्या होती है, मीन्स अ सिस्टम ऑफ जॉइंट डिसीजन, जॉइंट डिसीजन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एवरी गार्जियन अपॉइंटेड अंडर एनी प्रोविजन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी डीम्ड टू बी अ लिमिटेड गार्जियन। कोई भी गार्जियन होगा इस लॉ के आने के बाद उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड गार्जियन बोलेंगे 2016 के बाद, ठीक है। एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंटिंग अ लीगल गार्जियन में प्रिफर एन अपील एपिलेट अथॉरिटी के सामने, ठीक है, बस उतनी बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है इसमें सेक्शन नंबर 15, डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट। अब इसको क्या है, एक बार पढ़ लेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी वन और मोर अथॉरिटीज टू मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड क्रिएट सोशल अवेयरनेस। अरे अथॉरिटी बनानी है ताकि क्या हो, सबको पता चल सके, काम सही से हो सके ऊपर वाला, ठीक है। टू सपोर्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एक्सरसाइज ऑफ देयर लीगल कैपेसिटी, हर वजलग में लीगल कैपेसिटी भी थी। अब नेक्स्ट क्या है, द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल टेक मेजर्स फॉर सेटिंग अप सुटेबल सपोर्ट अरेंजमेंट्स, ठीक है, to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required। क्या होगा, appropriate government क्या करेगी, अथॉरिटीज बनाएगी जो क्या करेंगे, ऊपर वाले सारे काम को होने में संभव करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है एजुकेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 बात करता है एजुकेशन के बारे में। अब ऊपर क्या है, बच्चा जब बड़ा हो गया है, पैदा हो गया है, उसके बाद उसको चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन 3 लेवल में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। वैसे ही इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16, 17 और 18। प्राइमरी से रिलेट कर लो, ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या हो गई, प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंडरी से याद कर लो इंक्लूसिव एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जो होना चाहिए वो इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे उस टाइम पे सीखते हैं। और हायर एजुकेशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू एडल्ट एजुकेशन। तो यही हो गया हमारा सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18। बेयर एक्ट के प्रोविजन में आते हैं। सेक्शन नंबर 16 बात करता है ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, डिसेबल्ड लोगों के बारे में बात हो रही है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी क्या होगी, टू डू एवरीथिंग, ठीक है, टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करें वो। वैसे ही है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज दोनों को साथ में काम करना होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऊपर से काम करेगी, लोकल अथॉरिटीज ग्राउंड लेवल पे काम करेंगी, ताकि क्या प्रोवाइड किया जा सके, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। इस चीज के लिए तो वो लोग क्या क्या करेंगे, पहला तो देखो एडमिट करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, रीजनेबल अकोमोडेशन देंगे, इंडिविजुअल जो प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखो इंश्योर दैट द एजुकेशन टू पर्सन्स जो इस कैटेगरी में आते हैं इम्पार्टेंट इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस, जैसे उनको चाहिए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज डिटेक्शन भी बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद क्या है, अटेंडेंस। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद है स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक मेजर्स चाहिए टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगे, मेजर्स करेंगे फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 16, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्पज इसका क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए क्या क्या होगा, सर्वे करेंगे स्कूल्स पे, 5 years आइडेंटिफाई करेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वगैरह जो स्पेशल नीड्स वाले हैं आर बीइंग मेट, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट की जा रही है कि नहीं। दूसरा टीचर्स, ठीक है, टीचर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स। फिर इसके बाद ट्रेन एम्प्लॉय करेंगे अच्छे टीचर्स को। प्रोफेशनल जो स्टाफ होगा वो होगा सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन।
फिर इसके बाद टू एस्टैब्लिश एडुकेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, वैसे ही रिसोर्स सेंटर्स होंगे। नेक्स्ट है टू प्रमोट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स, जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट हो गई, ये सारी चीजें, जैसे ब्रेल एंड साइन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बुक्स वगैरह जो है ये सब प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी लर्निंग मटेरियल्स हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी, सूटेबल मॉडिफिकेशन करिकुलम में किया जाएगा जहाँ जहाँ जैसी नीड होगी, और प्रमोट रिसर्च टू इम्प्रूव लर्निंग, एनी अदर मेजर्स जो भी रिक्वायर्ड है। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 18 जो कि बात करता है एडल्ट एजुकेशन के बारे में। अब इसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज हैं, वो मेजर्स लेंगी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन भी ज़रूरी है। कई लोग क्या होता है बचपन में डिसेबिलिटी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो एडल्ट एजुकेशन इसलिए इसमें लाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमने सेक्शन नंबर 18 में एंड किया। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि बात करता है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने लॉ कितने साल की है, हमने लॉ की है अप्रोक्सीमेटली 5 साल की, मतलब टोटल 5 ईयर्स की BA LLB BBA LLB होती है, ठीक है। इससे हम याद कर लेंगे कि इसमें टोटल 5 सेक्शंस आते हैं 19 से लेकर के 23 तक। अब 19 में सबसे पहले आता है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले क्या होगी, ट्रेनिंग होगी किसी की, ठीक है, ट्रेनिंग होगी। उससे क्या, या तो क्या हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, कॉलेज में एंट्री नहीं करोगे, तो उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो अगर आपने वो नहीं किया तो। नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। नेक्स्ट इसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। अब उसी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी होनी चाहिए। उसी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स आपको अपने मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, आप इधर चले जाना अपॉइंटमेंट एंड ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास, ठीक है। तो क्या हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सिंपल रास्ता है, ट्रेन करो एम्प्लॉय हो, पर नहीं होता है तो ऑफिसर। तो अब सबसे पहले बात होती है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्शन नंबर 19 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, लोन्स चाहिए कंसेशनल रेट्स पे, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल प्रोवाइड फॉर, किस चीज के लिए स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड होंगी, ट्रेनिंग के लिए इन शॉर्ट, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स, मेन स्ट्रीम फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग स्कीम के इंक्लूजन के लिए, इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट सपोर्ट एंड फैसिलिटीज, ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद क्या, लोन्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें देखो याद करने वाली नहीं है, समझने वाली है कि किसी ट्रेनिंग के लिए आपको क्या है, लोन्स वगैरह गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन्स ही दे पाएगी, आपको पकड़ करके करवा तो नहीं देगी ना। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सिमिलर वही चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 20 पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि नो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। और कौन से एम्प्लॉयमेंट, इन ऑल स्पेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड है ये। अब एग्जाम्प्ट कर सकती है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, बट है कैसे, रीजनेबल बाय नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी रीजनेबल अकोमोडेशन, एप्रोप्रिएट बैरियर फ्री एंड कंडक्टिव एनवायरमेंट टू एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी, जैसे कि रैम्प वगैरह बना देना। प्रमोशन शैल बी डिनाइड टू अ पर्सन मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, कोई भी प्रमोशन जो है डिनाई नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि अरे आप तो डिसेबल्ड हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। नो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट शैल डिस्पेंस विद और रिड्यूस इन रैंक एन एम्प्लॉय विद हु एक्वायर्स अ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस। कोई भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है शैल डिस्पेंस, कोई भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या नहीं करेगी, डिस्पेंस नहीं करेगी या फिर रिड्यूस नहीं करेगी किसी की रैंक। प्रोविजो क्या है, एक्वायरिंग डिसेबिलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट के लिए डिसेबिलिटी सुटेबल नहीं है। फर्दर प्रोवाइडेड क्या है, नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्रेम करेगी पॉलिसीज फॉर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में क्या है, एस्टैब्लिश करेगी कि नोटिफाई करेगी कि सब किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23 जो कि लास्ट आता है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 19
ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे चीफ कमिश्नर या फिर स्टेट कमिश्नर, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिसर। नेक्स्ट क्या है, देखो ये कौन करेगा, एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसको बताने के बाद, चीफ या फिर स्टेट कमिश्नर ऑफिसर को। फिर उसके बाद कोई भी पर्सन जो अग्रीव होगा विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 20 फाइल करेगी कंप्लेन, किसको, इन्हीं को करेगी क्योंकि इनको बनाया है। और ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इट शैल टेक अप द मैटर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करेक्टिव एक्शन। देखो फाइल है कंप्लेन, ये क्या फाइल करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। और इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ क्या करेंगे, ये मेंटेन करेंगे रजिस्टर, जैसे कि हमने पुलिस डायरी पढ़ी थी सेक्शन नंबर 72 में, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 72 में। एंड मे प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी कंप्लेंट शैल बी इंक्वायर्ड विद इन 2 वीक्स। कितना टाइम पीरियड इन्हें मिला है, 2 वीक्स का टाइम पीरियड मिला है, ठीक है। टाइम पीरियड देखो कितना मिला है, 2 हफ्ते का टाइम पीरियड, यानी कि कम से कम टाइम में। इफ द एग्रीड पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं है एक्शन टेकन से, ही और शी मे अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी। फिर वो किसको अप्रोच करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप मूव करोगे किसके टूवर्ड्स, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन, रिक्रिएशन, ठीक है, इसकी तरफ। इसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल 7 सेक्शंस हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर, 24 से लेकर के 30, एक नंबर एंड हो रहा है 30 में, तो आप उसको याद कर लेना, 24 से लेकर के 30 तक। अब देखो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस स्कीम, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च, कल्चर, रिक्रिएशन, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, ये कब कब आती हैं, जब आपके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मनी फ्लो करने लगता है, तो आपको क्या, सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, हेल्थ केयर हो जाता है, इंश्योरेंस स्कीम, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, कल्चरल, रिक्रिएशन और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसके बेसिक प्रोविजंस क्या बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी में रहते हुए ऐसी स्कीम्स बनाएगी। कैसी स्कीम बनाएगी, जो नेसेसरी होंगी टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उनकी जिंदगी को सही करने के लिए ढंग की स्कीम्स बनाएगी, बस इतना है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, कम्युनिटी सेंटर्स विद गुड लिविंग कंडीशंस, फैसिलिटीज बनाएगी, सपोर्टिंग ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, सपोर्ट टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें हैं यार जो एक बेसिक गवर्नमेंट को करना चाहिए। इसमें बस वही लिखा है, वो बेसिक गवर्नमेंट डिसेबिलिटीज वाले लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करके उनके लिए बनाएगी। हेल्थ केयर जैसा दिल्ली की हेल्थ केयर देख लो, उस हिसाब से आप मैच कर लेना, फ्री हेल्थ केयर होगी, बैरियर फ्री एक्सेस हो गया, प्रायोरिटी इन अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, एक प्रायोरिटी मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो नीड में है, ठीक है। प्रमोट वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट करती है हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद 26 में आ गए इंश्योरेंस स्कीम्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ है। फिर 27 में रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ रिहैबिलिटेशन, कौन करेगा रिहैबिलिटेशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। रिहैबिलिटेशन इधर से उधर से रिलेटेड है, यानी कि उनको रिहैबिलिटेट करने से रिलेटेड है, इसलिए इसमें लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं, आंगनवाड़ी टाइप वाली चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ गया 28 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि ताकि उनको और प्रॉब्लम्स ना हो और कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन इश्यूज विच शैल इनहांस हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होंगे। 29 में कल्चरल एंड रिक्रिएशन, इसमें कुछ क्योंकि कल्चरल से रिलेटेड है कल्चर, तो लोकल अथॉरिटीज भी आ गई हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेप्स करेगी ताकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो सके। इसको कैसे याद रखना है, ये देखिए जो प्लस का साइन है ये हो गया हेल्थ से रिलेटेड, ये डॉलर का साइन हो गया ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। 27 में है रिहैबिलिटेशन, 28 में है डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 29 में कल्चर एंड वगैरह वगैरह से, और 30 में है स्पोर्टिंग एक्टिविटी। चैप्टर नंबर 6 के साथ हमारा ये वाला 30 सेक्शन नंबर 30 तक खत्म होता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, सबसे पहले क्या मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो एक्ट है, एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितनी है, जो कि उसकी 6 से लेकर के 18, कितनी 6 से लेकर के 18 ईयर्स तक की शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल और इन स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस, जैसा आपको सही लगता है। अब इससे रिलेटेड कौन वर्क करेगा, देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो काम करती है, साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज इसमें काम करेंगी, क्योंकि इसमें नेबरहुड स्कूल के बारे में बात आ गई है, बच्चों को स्कूल भेजना है। एंड टू इंश्योर दैट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला जो चाइल्ड है, फ्री एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, कितना 6 से 18 साल, ये उम्र याद रखना 6 से 18 साल। अब इसके बाद क्योंकि
एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। अब हायर एजुकेशन कब स्टार्ट होती है? 18 के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या है? ऑल गवर्नमेंट एजुकेशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनको एड मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो क्या करेंगे? रिजर्व करेंगे। अब कितनी सीट रिजर्व करेंगे? 5% सीट जो है उसको रिजर्व करेंगे। 5% सीट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल गिवन अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्या मिलेगा? अपर एज की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अरे उनको लेट हो गया क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से किसी और चीज़ से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनका जो टाइम पीरियड है या फिर एज है वो निकल गई, इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। अब इसमें पोस्ट फॉर रिजर्वेशन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है? रिजर्वेशन करना है, तभी 34 पे आपको रिजर्वेशन दे पाओगे आप। तो 33 में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट। इसमें क्या है? आइडेंटिफाई पोस्ट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। which can be held by respective category of persons with benchmark disabilities in respect of vacancies reserved in accordance with the provisions of section number 34. इसके लिए क्या बनाया जाएगा? एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी with representation of persons with benchmark disability for identification of such post. अंडरटेक क्या करेंगे वो? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड पोस्ट एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 साल में ये लोग इस पोस्ट को रिव्यू करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 34। इसको अच्छे से करना है। एवरी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हर एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4%, ठीक है, 4% करेगी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर स्ट्रेंथ इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट। कैडर स्ट्रेंथ, अब देखो जब भी रिजर्वेशन एक पोस्ट में मिलती है वो कैडर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मिलती है, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है कि यहाँ इस शहर पे इतने लोग हैं तो इस जॉब में इतने रिजर्वेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं होती। कैडर स्ट्रेंथ होती है कि उस जॉब में कितने लोग हैं उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ये होता है कैडर स्ट्रेंथ। इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट मीन्स टू फिल विद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। 1% इसमें क्या होगा? ईच शैल बी रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अंडर क्लॉज A, B, C में क्या मिलेगा? इनके लिए 1% है फॉर पर्सन्स विद, ठीक है, एंड 1% फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर D and E। अब इनके लिए 1%। तो देखते हैं क्या है। ABC में ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो क्या है? आँख, कान और लोकोमोटर हाथ मान लो, ठीक है, इंक्लूडिंग सेरिब्रल पॉलिसी, लेप्रोसी, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद D and E आता है, वो होता है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। ये मेंटल आ गया, ये आपको दिखेगी नहीं। और E में है मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम एमंग पर्सन्स विद A to D इंक्लूडिंग डेफ, ब्लाइंडनेस इन द पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर द ईच डिसेबिलिटीज। अब देखो ये क्या है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, इसको किसी और कलर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज समझ में आ गया? ये A, B, C, D लगभग एक तरह की होगी, पर D क्या हो गया? दिखेगा नहीं। और E क्या है? E सब कुछ है, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं प्रोविजो पे। अब देखो रिजर्वेशन दैट द प्रमोशन प्रोवाइडेड दैट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सच इंस्ट्रक्शंस एज आर इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसा बोलेगी उस हिसाब से रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो जाएगा। ये प्रमोशन के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रोविजो फर्दर ये है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी? चीफ कमिश्नर। किससे कंसल्ट करेगी? चीफ कमिश्नर। हमने चीफ कमिश्नर देखा है। और द स्टेट कमिश्नर, ये लोग अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इनसे क्या करेंगे? ये कंसल्ट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ वर्क कि अगर टाइप ऑफ वर्क डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं है तो वो नोटिफिकेशन से कंडीशंस बता देंगी, इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन, एंड एग्जेम्प्ट कर देंगी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को फ्रॉम सच प्रोविजंस। अब इसके बाद आता है व्हेन इन एनी रिक्रूटमेंट, कोई भी वैकेंसी वगैरह जो है वो फिल्ड अप नहीं होती है अवेलेबिलिटी की वजह से कि पर्सन अवेलेबल नहीं है फॉर एनी सफिशिएंट रीजन, सच वैकेंसी शैल बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड रूल हमने कहाँ पे पढ़ा है? 16(4)B में पढ़ा है हमने। और कौन से केस से आया है ये?
टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कैरी फॉरवर्ड केस बोलते हैं, ठीक है। क्या है केस? टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस याद रखना आप लोग के बहुत काम आएगा। तो कैरी फॉरवर्ड वाला जो रूल है इसमें लग जाएगा इन सक्सीडिंग ईयर, एंड इफ इन सच सक्सीडिंग ईयर ऑल्सो सूटेबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर अवेलेबल नहीं होता है तो पहला क्या होगा? इट में फर्स्ट बी फिल्ड बाय इंटरचेंजिंग अमंग द 5 categories, and only when there is no person with disability available for the post, the employer shall fill up the vacancy for appointment of a person other than persons with disability. अब देखो पहला तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर में persons with disability से फिलअप हो जाएगा, पर यहाँ पे सीट रह जाएंगे। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा? persons with disability से फिलअप हो गया, यहाँ पे जो सीट रह गई वो अभी भी रह गई और 2 और रह गई। तो क्या हो जाएगा इसमें? इन दोनों को मान लो यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन किसी और कैटेगरी से मिल गया, पर 2 सीट्स के लिए नहीं मिला, तो इसके लिए कौन सा पर्सन हो जाएगा? दूसरा पर्सन, ठीक है। तो इसको दूसरे पर्सन के हिसाब से फिलअप कर दिया जाएगा जो कि डिसेबल्ड नहीं है, तो इधर एनडी लिख दो बिकॉज नॉन डिसेबल्ड। समझ में आ गया? फर्दर प्रोविजो इसमें ये दिया हुआ है कि इफ नेचर ऑफ वैकेंसीज इन एन एस्टैब्लिशमेंट इज सच दैट अ गिवन कैटेगरी ऑफ पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, नेचर ऐसा है तो वैकेंसी में भी इंटरचेंज अमंग 5 कैटेगरीज, ठीक है। कि अगर इंसान की मान लो ड्राइवरी है तो उसमें कोई और डिसेबिलिटी चल जाएगी, ये वाली डिसेबिलिटी नहीं चलेगी, इस हिसाब से इंटरचेंज कर दी जाएगी। उसके बाद है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से क्या करेगी? प्रोवाइड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। ऑब्वियसली अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो अपर एज लिमिट रिलैक्स करोगे ही। हम लोग नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम में भी अपर एज रिलैक्सेशन देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35 इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर इन प्राइवेट सेक्टर। अभी देखो रिजर्वेशन आ गया इन जनरल जॉब में, ये क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात हो गई। 35 में रिजर्वेशन इन जनरल के बारे में बात हो गई। 34 में बात होगी प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है। अब इसमें है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? विद इन टाइम लिमिट ऑफ देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव्स को to employer in private sector to ensure that at least 5% of the workforce is composed of persons with benchmark disabilities. इंश्योर करना होगा प्राइवेट सेक्टर को कि उनका 5% जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। अब ऑब्वियसली अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा नहीं है तो आपको स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या है 30 की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से क्या करेगी? निकाल देगी कि उनके पास क्या है? वैकेंसीज हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, एंड दैट नोटिफिकेशन क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट देयर अपॉन कंप्लाई विद सच रिक्विजिशन। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37 जो कि बात करता है स्पेशल स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। स्पेशल स्कीम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस चीज़ से रिलेटेड? अब देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी और लोकल अथॉरिटीज़ करेंगे, नोटिफिकेशन से स्कीम बनाएंगी इन फेवर ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अब क्या क्या प्रोवाइड करेगी वो स्पेशल स्कीम्स? अब देखो आपको क्या मिल गया है, ऊपर से नीचे तक देखो, एजुकेशन मिल गई है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन मिल गया है, हायर एजुकेशन आप कॉलेज भी जा चुके हो, फिर इसके बाद जॉब पोस्ट भी मिल गई है आपको, रिजर्वेशन इन जॉब भी मिल गई है 34 में, प्राइवेट जॉब भी आप मान लो मिल गई है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हो गया है। अब 37 में आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड। ये है एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कि 5% रिजर्वेशन मिलेगा, अलॉटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड and housing in all relevant scheme and development programs with appropriate priority to women with benchmark disabilities। समझ में आ गया? ये क्या है? ये एग्रीकल्चरल लैंड है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? 5% रिजर्वेशन किस चीज़ में? इन ऑल पॉवर्टी एलिविएशन एंड वेरियस डेवलपमेंट स्कीम। प्रायोरिटी ऑब्वियसली वुमेन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी वुमेन को मिलेगी। तो ये क्या है? खाना थाली, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद है 5% रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए? अलॉटमेंट इन लैंड ऑन कंसेशनल रेट। इसमें अलॉटमेंट ऑफ लैंड में कंसेशन है, क्यों? क्योंकि ये लैंड है कमर्शियल पर्पज से, इज टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग हाउसिंग, शेल्टर, सेटिंग अप ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस एंटरप्राइज, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स। इन सारी चीज़ों के लिए क्या मिलेगा? आपको कमर्शियल लैंड मिलेगा। तो ये कहाँ तक हो गया? सेक्शन नंबर 37 तक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 38 स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड। ये क्या है? स्पेशल प्रोविजंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर विद हाई सपोर्ट नीड, जिनको हाई सपोर्ट की नीड है उनके लिए क्या होगा? अब देखो पहला तो क्या है? हाई सपोर्ट नीड कैसे पता चलेगा? जो खुद को कंसिडर करते हैं
कि उनको ज़रूरत है हाई सपोर्ट की, ठीक है। और एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिज बिहाफ में अप्लाई फॉर एन अथॉरिटी को अप्लाई कर देंगे टू बी नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड हाई सपोर्ट। इनको चाहिए हाई सपोर्ट, उसके लिए ये रिक्वेस्ट कर देंगे। अब जब रिक्वेस्ट आपने कर दी है तो आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे? एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करोगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी शैल रिफर इट टू एन असेसमेंट बोर्ड। अब एक बोर्ड बैठेगा सबसे पहले, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 3 में बात होती है असेसमेंट बोर्ड क्या करेगा? एसेस करेगा जो उनके पास आया है। इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेल सेंड अ रिपोर्ट टू द अथॉरिटी सर्टिफाइड। पहले एक बोर्ड बैठा, दूसरा फिर इसके बाद सर्टिफिकेट, ऊपर आया बोर्ड, नीचे आया सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास भेज देंगे। देन इसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 3 अथॉरिटी क्या करेगी? स्टेप्स करेगी प्रोवाइड करने के टू support in accordance with the report and subject to relevant scheme and orders of the appropriate government in this behalf, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करेगी स्कीम के अकॉर्डिंग, स्कीम जैसी भी बनी है उनके लिए उस हिसाब से, उनको रेलिवेंट स्कीम के हिसाब से वैसे ही उस बिहाफ में आपको हाई सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड 7 हो गया है। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी इसको हम इतनी ही वीडियो में कंपाइल करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स विद ट्रिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचते हैं कुछ चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 7 तक हो गया ना। चैप्टर नंबर कितने बचते हैं? अब हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर लिया, जो कि पीपल से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया था इस बारे में। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड 9। 8 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और 9 है इंस्टीट्यूशंस वगैरह का रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स। चैप्टर नंबर 8 बात करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 39 से लेकर के 48 तक आते हैं। इसमें सेक्शंस कितने आते हैं? 39 से लेकर के 48, टोटल 10 सेक्शंस आते हैं इसमें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी इन जनरल क्या होती है? लोगों को बताना, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी में कौन सी दो एक्सेसिबिलिटीज आ गई? एक्सेसिबिलिटी टू ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन एंड इसके बाद आ जाता है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये सारी चीज़ें आ गई। एक तो हो गया अवेयरनेस, एक हो गया एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में 3 चीज़ें हम कर देते हैं। देन इसके बाद क्या आ गया? एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स की ऑब्जर्वेशन। ये हो गया कितने सेक्शंस? 41, 42, 43 एंड 44। 44 सेक्शंस तक यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए और सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो वो कहाँ पे आ गया? उसको बगल में कर दो। एक हो गया अवेयरनेस, एक हो गया एक्सेसिबिलिटी, फिर इसके बाद हो गया इन सब चीज़ों के लिए क्या हो गया? टाइम लिमिट हो गई, ठीक है। टी यहाँ पे लिख दो। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट करना होगा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये उनका अलग से वर्क हो गया। ये इसी के नीचे लिख दो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD और सोशल ऑडिट, ये भी हो गया वर्क में। तो ये हो गया वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4। वर्क 1, वर्क 2 के लिए टाइम लिमिट हो गई ये T1, ठीक है। इसमें भी T1 और T2 है। अब इसको करते हैं कौन सा सेक्शन में? 45, 46 में। एक बार इधर देख लो, 39 में है अवेयरनेस कैंपेन, हमने ये इधर किया है अवेयरनेस कैंपेन। 40 में है एक्सेसिबिलिटी, हमने ये इधर किया है। एक्सेसिबिलिटी में 4 एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, ये देखो बस बनाई है, इस पर रैम्प बनाया है, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। दूसरा है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड। और चौथा है मैंडेटरी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स। देन इसके बाद आ गया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट एक इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, दूसरी किसकी होगी? सर्विस प्रोवाइडर्स की होगी। दोनों की टाइम लिमिट अलग अलग है, एक की कम है, एक की ज़्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट इसके बाद है 47 में HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और 40 सबसे पहले क्या है? अवेयरनेस कैंपेन्स।
अवेयरनेस कैंपेन्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी तो पर किसके कंसल्टेशन में? चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर। कोई भी चीज़ करनी है वो इनके कंसल्टेशन में करनी है। उसके लिए क्या करेंगे? कंडक्ट, इनकरेज, सपोर्ट, प्रमोट अवेयरनेस। अवेयरनेस प्रमोट करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें घिचपिची नहीं करेंगे इस सेक्शन में। प्रमोट वैल्यूज, एडवांस रिकॉग्निशन ऑफ द स्किल्स, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द डिसीजंस मेड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, स्किल्स, मेरिट्स, एबिलिटीज, इन सब के लिए। और प्रमोट वैल्यू ऑफ इंक्लूजन में क्या है? टॉलरेंस, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं। इसके बाद क्या है? प्रोवाइड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से लोगों में क्या फैलती है? अवेयरनेस फैलती है। सेंसिटाइजेशन एट स्कूल, सेंसिटाइजेशन भी किया जाएगा स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, ताकि जो लोग हैं सेंसिटिव हो जाएं और अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑन डिसेबलिंग कंडीशंस एंड राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू एम्प्लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कोवर्कर्स, इन लोगों को भी दिया जाएगा। एंड लास्टली, इंश्योर दैट द राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी के करिकुलम में इसको डालना भी बहुत ज़रूरी है। 40 में है एक्सेसिबिलिटी। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस कौन प्रोवाइड कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और चीफ कमिश्नर से कंसल्ट करेंगे, स्टेट कमिश्नर से क्यों नहीं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। और लेट डाउन करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी फॉर द फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए। तो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सबसे पहले क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी आ जाता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 41 जो कि बात करता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। इसमें बहुत ज़्यादा एज सच कुछ नहीं है, वो इसी के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और 43 में है एक्सेस टू कंज्यूमर गुड। इसमें क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सब में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इधर भी है, इसमें भी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall take measures to promote development, production and distribution of universally designed consumer products. सबको मिलेगा, सब तक जाएगा, for general use for persons with disabilities. 43 तक हो गया। 44 में है मैंडेटरी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स। अब देखो, कोई भी एक्सेसिबिलिटी करवानी है तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, no establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the rules formulated by central government under section 40। यानी कि established buildings according to this, है ना, उनको इस रूल से adhere करना होगा, that are formulated by central government। रैम्प, सिंपल एग्जाम्पल इसका क्या है? रैम्प। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 45, 46 हम करेंगे। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल बनाने के लिए कितनी टाइम लिमिट चाहिए? 5 साल। 5 साल चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर एक्सेसिबिलिटी बाय सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें कितने चाहिए? 2 साल चाहिए। ठीक है, इनको कितने चाहिए? सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर्स दे रहे हैं सर्विसेज से रिलेटेड, इनको चाहिए 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में इन्हें ये सर्विसेज जो है अपने में इनकलकेट कर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। सेक्शन नंबर 40 बात करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD जो हमने किया था तो उससे रिलेटेड है, विच विदाउट प्रेजुडिस, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेजुडिस ना करते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेवलप करेगी ह्यूमन रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स कैसे? जो भी जनरली एक HR को काम मिलता है वो सारे काम इन्हें करने हैं। ट्रेनिंग करनी है, इंडक्ट डिसेबिलिटी एज अ कॉम्पोनेंट फॉर ऑल एजुकेशन कोर्सेज, इनिशिएट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, इंश्योर इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोई अदर कैपेसिटी में। और इसके साथ साथ सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रमोट करेंगी टीचिंग एंड रिसर्च इन डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऊपर स्टेटेड, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 ईयर्स करे लेगी, अंडरटेक अ नीड बेस्ड एनालिसिस एंड फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, सेंसिटाइजेशन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सूटेबल पर्सन टू अंडरटेक द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दिस एक्ट। 5 साल है इसके लिए। और लास्टली आता है सेक्शन नंबर 48 जो है सोशल ऑडिट, इस चैप्टर का लास्ट। इसमें क्या होगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अंडरटेक सोशल ऑडिट ऑफ ऑल जनरल स्कीम्स। ऑडिट क्या करना है? सारी स्कीम करनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितने टाइम टू टाइम? आज सच कुछ मेंशन नहीं है, सारी स्कीम्स को टाइम टू टाइम क्या है? लेना है, देखना है, समझना है, और वो टाइम क्या होना चाहिए? रीजनेबल टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशंस।
अब हमने ऊपर क्या कर लिया, ऊपर हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर ली, नीचे हम किसका पोर्शन करेंगे, इंस्टीट्यूशंस का पोर्शन करेंगे। इंस्टीट्यूशंस का पोर्शन करने के लिए सबसे पहले क्या बनेगी, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनेगी, इस चैप्टर के पर्पज से बनेगी और किसी पर्पज से नहीं बनेगी, पर्पज उसका ये चैप्टर का ही है। देखो 49 से लेकर के 55 एज सच कुछ इसमें याद करना या कुछ सीरीज नहीं बन रही है, पर जो सीरीज बन रही है वो ऐसी है, एक है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस चैप्टर के लिए, फिर बनेगा हमारा इंस्टीट्यूशन जो कि देख रेख कर सके। पर इंस्टीट्यूशन में क्या है प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट कहाँ है, ठीक है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट का है, एक इंस्टीट्यूशन के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट के साथ क्या क्या सिचुएशन है, मान लो सर्टिफिकेट क्या हो गया, मिल गया, पर सर्टिफिकेट बाद में क्या हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है। अब जब सर्टिफिकेट रिवोक हो जाएगा तो क्या होगा, अपील होगी, ठीक है, अपील होगी कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, उससे रिलेटेड है। तो अपील तक हमने कर लिया। अब इसके बाद है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और मेंटेन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं करेगा। और 55 में असिस्टेंस, असिस्टेंस कैसी, मॉनेटरी असिस्टेंस और कुछ नहीं। अब जब तुम इतना सर्टिफिकेट वाला फलान ढिमकाना कर रहे हो तो थोड़ी असिस्टेंस भी दे दो, उससे रिलेटेड है। तो 49 से लेकर के 55 हम करते हैं बेरेट के प्रोविजन से। अब देखो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसी फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस चैप्टर के लिए होगी। 50 में है रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। नेक्स्ट इसके बाद है कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर सेक्शन 8 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब 51 में है, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एप्लीकेशन फाइल करोगे, किस चीज़ के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो एप्लीकेशन कैसे आएगी, देखो कैसे कैसे फाइल करोगे, इट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि आपको फाइल कैसे करनी है। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे तो इंक्वायरीज मेड होंगी और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे वो क्या कर देंगे, ग्रांट कर देंगे सर्टिफिकेट। कितने दिनों में, 90 दिनों में। कितनी टाइम पीरियड है, 90 डेज है। पर अगर रिफ्यूज़ल हो गया तो वो क्या करेंगे, मतलब अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो प्रोविज़ो में ये है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करने की। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इसका क्लॉज 4 देख लो, अनलेस रिवोक्ड अंडर सेक्शन 54, वो क्या होगा, रिमेन इन फोर्स होगा। फिर इसके बाद आप रिन्यू कर सकते हो। रिन्यूअल की एप्लीकेशन कितने दिनों में करोगे, 60 दिन में करोगे। ऊपर क्या है, 90 दिन का ये है और 60 दिन का रिन्यूअल वाला है। फिर इसके बाद है 52 में रिवोकेशन। हमने क्या किया, एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल हमने एक ही सेक्शन में पढ़ लिया। एप्लीकेशन दो चीज़ों की होती है कि या तो आप इसके लिए करो सर्टिफिकेट के लिए, या तो आप रिन्यूअल के लिए करो। हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया, एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद हम रिवोकेशन पढ़ेंगे ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों होगा, कि आपने फॉल्स या फिर इनकरेक्ट कुछ स्टेटमेंट या फिर मटेरियल पर्टिकुलर्स बनाए हो। दूसरा क्या है, आपने रूल्स जो है ब्रीच किए हो, तो उससे रिलेटेड क्या होगी, इंक्वायरी होगी और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जानने के लिए कि आप किस चीज़ में गलत हो या क्या है। उससे रिलेटेड आपको अपील लाई करेगी। पर अगर अपील जो है लाई नहीं करती है तो आपका क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर रिवोकेशन अपील में अपहेल्ड कर दिया गया है तो भी वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, उसके जो इनमेट्स हैं उनका क्या होगा, कि आपने तो बोल दिया कि इंस्टीट्यूशन गलत है, ख़राब है, बेकार है, पर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा उनके पेरेंट्स के पास, स्पाउस या फिर जो भी उनके गार्जियन है, या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी और इंस्टीट्यूशन में। और हर एक जो रिवोकेशन है, जब जैसे ही रिवोकेशन होगा उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 53, अपील। अपील कितने टाइम पीरियड में होगी, जैसा स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वैसा। अपील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में रहते हुए होती है, ठीक है। नेक्स्ट 54 में एक्ट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन, सिंपल जो दिख रहा है वही है। और 55 में असिस्टेंस टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ताकि स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके तहत चल पाए। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। इसमें कितने सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 59। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें देखो जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको सर्टिफाई करना होता है, उससे रिलेटेड है। तो सर्टिफाई अगर करना है तो सबसे पहले क्या निकलेंगी, गाइडलाइंस निकलेंगी फॉर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़। जब गाइडलाइंस निकलेंगी,
गाइडलाइंस के साथ साथ अथॉरिटीज भी मेंशन होंगी, डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जब ये गाइडलाइंस प्लस अथॉरिटी मिलकर के क्या करेंगे, ये प्रोसीजर्स पे से फॉलो करेंगे फॉर सर्टिफाइंग। प्रोसीजर के बाद अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ग्रेव इनजस्टिस हुई है तो आप क्या कर लो, अपील कर लो सेक्शन नंबर 59 में, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 10 सेक्शन नंबर 56 गाइडलाइंस। गाइडलाइंस कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। गाइडलाइंस कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे गाइडलाइंस। देन इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी पर्सन्स को जिनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी हु शैल बी कॉम्पिटेंट टू इशू सर्टिफिकेट। क्या है, क्वालिफिकेशंस। अब इसके बाद क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक चीज और बताएगी, वो है ज्यूरिसडिक्शन की आप देखो फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के हो, दिल्ली में यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, सर्टिफाई कर सकते हो। द सर्टिफिंग अथॉरिटी शैल परफॉर्म इट्स सर्टिफिकेशन फंक्शंस की कहाँ से कहाँ तक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। सेक्शन नंबर 56 में आता है, 58 में आता है प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। प्रोसीजर क्या है, आपको अगर आप डिसेबल्ड हो आपको अप्लाई करना होगा। कैसे, जैसा मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। देन इसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट पता मिल जाती है, रिसीव हो जाती है, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करेगी, आपको एसेस करेगी कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, क्या है, कैसे गाइडलाइंस में रहते हुए, और फिर नोटिफाई कर देगी अंडर सेक्शन नंबर 56 एंड शैल आफ्टर असेसमेंट एज द केस में भी इशू कर देगी सर्टिफिकेट, या फिर इन्फॉर्म कर देगी कि आपके डिसेबिलिटी नहीं है, और वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा अक्रॉस द कंट्री, इंडिया के अक्रॉस। लास्टली ये सेक्शन नंबर 59 जो कि बात करता है अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सर्टिफिंग अथॉरिटी। सर्टिफिंग अथॉरिटी है, आपको आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुई है तो आप किसको करोगे, अपील। मैनर कैसा मैनर होगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टू सच अपील अथॉरिटी एज अ स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपील स्पेसिफिकली देखेगी, ठीक है, उस अपील के रिसीव होते ही अपील अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर देगी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देख रहे हो अथॉरिटी किसने बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अपील्स कौन देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स। दो अलग अलग बोर्ड्स हैं, ऊपर हमने क्या बना दिया, अथॉरिटीज बना दी सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। अब उसके लिए क्या है, एक बोर्ड बन जाता है प्रॉपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनता है, कहाँ कहाँ पे, एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड दो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 72 73। बाकी ऊपर के जो सेक्शंस हैं वो पैरेलल चलेंगे सेंट्रल और स्टेट के, तो उसको हम लोग अगल बगल रख के करेंगे। पर पहले देख लेते हैं सेक्शन नंबर 60 और 60 से लेकर के 65 ये कितने हो गए, ये सेंट्रल हो गए। 66 से लेकर के 71 ये कितने हो गए, स्टेट हो गए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेलल रखते हुए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हम करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और राइट हैंड साइड पे हम करेंगे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। सेक्शन नंबर 60 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी और 66 बात करता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। अब इसमें सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेक्शन नंबर 60 में देखोगे कि इनके में क्या होगा, बोर्ड क्या क्या कंसिस्ट करेगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट। क्या है, डिपार्टमेंट का डिसेबिलिटी अफेयर्स। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है, एक्स ऑफिशियो होंगे ये। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें भी वही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक्स ऑफिशियो, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होंगे, सेक्रेटरीज टू द स्टेट से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट इधर नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, इसमें भी यही है, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। इसमें नहीं होगा, इस वाले में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं आता है, इसलिए इसमें वो वाला सबसेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है ई सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी वही है, सेक्रेटरीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्या है, सेक्रेटरीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर इसके बाद इधर आ जाओ एफ में। अब देखो एक और चीज़ है, सेक्रेटरीज टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी सोशल, ये सारे आप लोग एक बार पढ़ लेना कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग इस साइड आ जाओ कि कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें भी सिमिलर चीज़ें हैं बट इसमें मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलो अच्छा ये आगे हो जाएगा, ये वाला देखो आप, ये वाला सेंट्रल वाला। अब सेक्रेटरी कौन कौन से सेक्रेटरी होंगे, देखो सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, फिर इसके बाद कुछ डायरेक्टर्स होंगे, फिर इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह के डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन आप लोग ये वाला सेक्शन देखो, सब सेक्शन नॉमिनेशन, मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कुछ नॉमिनेशन है और
ठीक है। और इसमें भी कुछ नॉमिनेशंस है, मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों नॉमिनेशंस हम पैरेलल रख के पढ़ेंगे। पर उससे पहले अब स्टेट में एक बार आ जाओ कि कितने मेंबर्स होंगे सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। 3 members of state legislature होंगे, of whom 2 shall be elected by legislative assembly and 1 shall be legislative council. There is no legislative council, तो 3 members होंगे जो कि legislative assembly से ही elect होंगे। Excuse me. नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनेशन वाला। नॉमिनेशन में 5, अब सेंट्रल वाले पे आ जाते हैं। 5 मेंबर्स होंगे वो डिसेबिलिटी वाली फील्ड से होंगे। 10 मेंबर्स होंगे वो होंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, रिप्रेजेंट करेंगे एनजीओज वगैरह को, जिसमें से 5 वुमेन होंगी। वैसे इसमें भी है 5 मेंबर क्या होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड के। 5 मेंबर्स नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेशन। और प्रोविजो क्या है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन पे होगा। ये हो गए 5+5 और ये 10 और 10 पर्सन्स होंगे वो होंगे कौन रिप्रेजेंट करेगा, एनजीओ से, जिसमें 5 जो होंगी वो वुमेन होंगी। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए स्टेट वाले में, स्टेट में हो गए टोटल 15 मेंबर्स। इसमें कितने हो गए टोटल, इसमें हो गए 15 मेंबर्स, सॉरी स्टेट में हो गए टोटल 20 मेंबर्स, ठीक है। और इसमें हो गए 15 मेंबर्स, इतना याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है नॉट मोर देन 3 मेंबर्स। अब यहाँ पे भी 3 मेंबर्स क्या है, वो कॉमर्स स्टेट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से होंगे। इसमें जो 3 मेंबर्स हैं उसमें किसमें होंगे, नेशनल लेवल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके बाद है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर। इसमें है जॉइंट सेक्रेटरी वाला जो है एक्स ऑफिशियो, इसमें है ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। इतनी चीजें हो गई है, मुझे पता है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर देखो पढ़नी थी इसलिए पढ़ ली। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 61 और 67 जो है पैरेलल चलेगा। टर्म कितना है, ये इनका जो है 3 साल का है, किनका, सेंट्रल का 3 साल का है। इनका कितना है, स्टेट का भी 3 साल का है। और सेम चलेंगी चीजें। रिमूवल किसको देंगे वो लोग, देखो पहला तो क्या है, एक्सपायरी हो जाएगी टर्म की तो रिमूवल हो जाएगा। इसमें भी क्या है, एक्सपायरी हो जाएगी टर्म की तो रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें किसको रेजिग्नेशन देना है, ये जो रेजिग्नेशन है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद है कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी इनके बाद, इसमें भी वही है कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी। इसके बाद क्या है, क्लॉज 5 में आ जाओ। क्लॉज 5 में है मेंबर नॉमिनेटेड अंडर सब क्लॉज 1, जो कि मेंबर नॉमिनेटेड होगा वो एलिजिबल होगा रीनॉमिनेशन के। इसमें भी वही है रीनॉमिनेशन वाला। और इसके बाद आ जाता है इनको पैसे कितने मिलेंगे, अलाउंस कितने मिलेगी, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे इसमें जितनी स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड से मैं इसी से आपको बता देती हूँ। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कितना कहाँ होगा, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, मॉरल टर्पिट्यूड इफेक्ट हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है किसी ऑफेंस का, अब्यूज कर देता है अपनी पोजीशन। और फिर इसके बाद नो ऑर्डर ऑफ रिमूवल शैल बी मेड, अगर क्या है आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है शो कॉज करने की। नेक्स्ट इसके बाद है मेंबर हु हैज बीन रिमूव्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आप रीनॉमिनेट नहीं हो सकते हो। इसमें भी सिमिलर है। तो अब चलते हैं इसमें वेकेशन ऑफ सीट ऑफ मेंबर्स। देखो ऊपर की चीजें हो जाती तो वैकेंट हो जाएगी सीट। नेक्स्ट इसके बाद है 64 और 70 पैरेलल चलेगा। मीटिंग्स कितने कितने टाइम में होंगी, 6 महीने में, 6 महीने में दोनों जगह होंगी। 65 और 71 पैरेलल चल रहा है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसके भी फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या है कि नेशनल लेवल कंसल्टेटिव एडवाइजरी बोर्ड है, ये क्या है, स्टेट लेवल कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बोर्ड है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड और एम्पावरमेंट और पॉलिसीज फ्रेमवर्क करेगा। एज सच इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस बोर्ड। नेक्स्ट इसके बाद आ जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी। टू स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी टू परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और वैकेंसी इज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, कि कोई भी देखो कोई भी एक्ट प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी। कोई भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से उनको बोला नहीं जाएगा, या फिर कोई भी डिफेक्ट हो जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच बोर्ड में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से आप उनको टोका टाकी नहीं करोगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक चीफ और एक स्टेट, यानी कि 2 अलग अलग हैं अथॉरिटीज, एक सेंटर में है और एक स्टेट में है। सेंटर में है 74 से लेकर के 78 और 79 से लेकर के 83 में है स्टेट में।
तो ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है, 74 से लेकर के 83। इसको भी हम पैरेलल रखते हुए करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला चैप्टर किया है। सेक्शन नंबर 74 और 79 जो है वो पैरेलल चलेगा, जो कि अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है चीफ कमिश्नर की, और इसमें बात करता है स्टेट कमिश्नर की। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर। अब देखो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब पर्सन्स क्या होंगे, स्पेसिफाइड क्या होंगे, उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ये है स्टेट के से रिलेटेड कि उनके पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, 2 कमिश्नर्स होने चाहिए टू असिस्ट द चीफ कमिश्नर। तो 2 और कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे टू असिस्ट द चीफ कमिश्नर्स फॉर, एंड वन ऑफ विच मस्ट बी फ्रॉम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें रिहैबिलिटेशन और ऐसे करके एक स्पेशल ऑफिसर एक आएगा, और इसमें क्या है 2 आएंगे, 2 + 1, ठीक है, टोटल 3। अब इसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी एंड अलाउंस कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी सैलरी एंड अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ डिटरमाइन करेगी, वही वाली बात है कि उनके नीचे कौन काम करेगा, वो किसके सुपरिटेंडेंस में काम करेंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो है ये दोनों बॉडीज क्या होंगे, एडवाइजरी बॉडी होंगी एक तरह से। ये दोनों बॉडीज जो है वो एडवाइजरी कमिटी के द्वारा असिस्ट की जाएंगी। इसमें भी एडवाइजरी कमिटी है, इसमें भी लास्ट क्लॉज पे एडवाइजरी कमिटी है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद है, अब देखो इसमें क्या है, कितने 11 मेंबर्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 11 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी में, इसमें ये वाली चीज़ है। और इसमें कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, इसमें 5 होने चाहिए, इसमें 11 होने चाहिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 75 और 80 में फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या होंगे, सिमिलर फंक्शंस हैं इन दोनों के, कोई अलग फंक्शन नहीं। आइडेंटिफाई सुओ मोटो क्या करेंगे, कोई भी लॉ पॉलिसी। अब देखो कमेटी बनेगी, चीफ बोर्ड बनेगा, ये सारे कमिश्नर्स बनेंगे, ये क्या करेंगे, देख रेख करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे, लॉ पॉलिसी, ठीक है, इन सब चीज़ों से करेंगे। फिर इसके बाद क्योर करेंगे, इनहिबिट द, क्योर कैसे करेंगे, डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स के लिए आगे आगे के फंक्शंस करेंगे। बट इससे पहले जो क्योर वाला सेक्शन है, प्रिवेंशन वाला पोर्शन है, वो इसमें कंप्लीट होगा। जैसे कि स्कीम बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भी वही सिमिलर चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 76 और इसमें आ जाता है 81 एक्शन। एक्शन क्या लेंगे, नेसेसरी एक्शन लेंगे अथॉरिटीज़ जो कि चीफ कमिश्नर करेंगे, इसमें भी नेसेसरी एक्शन लेंगे अथॉरिटीज़ जो कि स्टेट कमिश्नर करेंगे। और इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो चीफ कमिश्नर को जवाब देंगे 3 महीने में। इसमें कितने महीने में, इसमें भी 3 महीने में जवाब देंगे स्टेट कमिश्नर को। 77 और 82 सिमिलर जाता है। पावर्स ऑफ चीफ कमिश्नर, क्या क्या पावर होंगी, समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद रिक्वेश्चन कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड को रिसीव कर सकते हैं, एविडेंस एफिडेविट। और देखो एक कोर्ट जैसा फंक्शन होगा इनका, कैसा होगा, कोर्ट जैसा फंक्शन होगा इनका, बस इतना याद रखना है। और ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं शैल बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ 193 एंड 228। सिमिलर चीज़ है, इसमें भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तभी तो कोर्ट जैसा होगा। और वो नीचे आपको मेंशन भी कर दिया गया है, एक बार पढ़ लेना कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन से ऑर्डर्स के तहत। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 83 और 78 सिमिलर जा रहा है। रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स, कि जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के की आएंगी। सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, ये लोग क्या करेंगे, अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इसके बाद है 79 और 79 से ही तो हमने स्टार्ट किया था, तो इतने में हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो 2 ही सेक्शंस बचे हैं स्पेशल कोड से रिलेटेड। मैं इसमें बेयर एक्ट पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि 2 ही सेक्शन है, 84 और 85। एक आ जाता है स्पेशल कोड। अब स्पेशल कोड किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रायल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट by notification specify for each district a court of session to be a special court to try the offences under this act। special court क्या होगा, court of session, court of session। स्पेशल कोर्ट इज इक्वल्स टू सेशंस कोर्ट, ठीक है। सेशंस कोर्ट होगा, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अपील्स कौन सुन रहा था ऊपर, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही कोर्ट कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको पता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, आपको लीगल एड भी प्रोवाइड करता है। फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट, हर एक स्पेशल कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी ताकि वो एडवोकेट कर सके। और वो क्या होना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस में होना चाहिए, 7 ईयर्स,
ठीक है, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी। फिर इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सच फीस और रिम्यूनरेशन एज मे बी। देखो फीस और रिम्यूनरेशन की जहां पे भी बात हुई है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और स्टेट फंड। इसमें 2 सेक्शंस आते हैं, नेशनल और स्टेट में आता है एक सेक्शन। 86 में नेशनल फंड और 87 में अकाउंट्स एंड ऑडिट, 88 में स्टेट फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब देखो सेक्शन नंबर 86 और ये जो 88 जा रहा है ये पैरेलल जाएंगे, 88 और 86 पैरेलल जाएंगे। 86 में नेशनल फंड, 88 में स्टेट फंड। अब नेशनल फंड को कौन करेगा? अब देखो एक नोटिफिकेशन आया है उसके तहत इसको लिया जाएगा। एंड ऑल सम्स में बी पेबल बाय बैंक्स कॉर्पोरेट, कौन पे करेगा? अब ये रिसीव कैसे किए जाएंगे सम? ग्रांट्स, गिफ्ट, डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यही सारी चीजें हैं। अब इसके बाद 87 आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, कौन अकाउंट करेगा कौन ऑडिट करेगा? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये दोनों सेक्शन मिला के ये सेक्शन नंबर 88 है, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा ऑडिट, बस इतना याद रखना है। इसमें स्टेट फंड आएगा, स्टेट फंड स्टेट बनाएगी, और कौन ऑडिट करेगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेम चीजें हैं और कुछ नहीं है डिफरेंट इसमें। अब इसमें कितने सेक्शंस आते हैं? सेक्शन नंबर 89 से लेकर के 95 तक के सेक्शंस आते हैं। बीच में एक अजीब सी चीज है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, बट हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 89 और 95 हम पैरेलल रख रहे हैं, ठीक है। 89 में पनिशमेंट किस चीज की? कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और 95 में ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। या तो इस एक्ट से रिलेटेड पनिशमेंट होंगी, या तो इस एक्ट से रिलेटेड पनिशमेंट होगी, या तो ऑल्टरनेट पनिशमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, 90 में हमने इधर रख दिया है, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज इसको अलग रख दिया है। फिर इसके बाद एक सर्टेन पनिशमेंट की रेंज आती है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली अवेलिंग बेनिफिट्स, फ्रॉडलेंटली बेनिफिट्स अवेल करना एट्रोसिटीज के लिए और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो PFPAPI यानी कि FAI ये हो गया। और फिर इसके बाद एक सेक्शन नंबर 94 आता है, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन मिल जाता है तो, और 95 वापस से हमने इधर किया है। तो आपको ये ट्रिक्स आई होप याद हो गई हूँ। अब हम इसमें चलते हैं बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 89 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। अगर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है तो उसके पनिशमेंट कितनी होगी? 10,000, और इसके बाद सेकंड ऑफेंस अगर होगा तो उसकी पनिशमेंट होगी 50,000। फिर इसके बाद है कंपनीज अगर कोई ऑफेंस करती हैं तो हर एक पर्सन जो कि इंचार्ज है कंपनी में वो गिल्टी होगा, पर अगर उसकी नॉलेज के बगैर हुआ है तो वो गिल्टी नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी कंसेंट और निगलेक्ट से हुआ है तो उनके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स चालू की जाएंगी। फिर इसके बाद है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली। फ्रॉडलेंटली PF के लिए क्या है, कितनी है? 2 years। फ्रॉडलेंटली अवेलिंग बेनिफिट मेंट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आप फ्रॉड कर देते हो, क्या ले लेते हो आप? रिजर्वेशन ले लेते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए 2 साल है। और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ, ठीक है। फिर इसके बाद है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज आती हैं तो इंसल्ट्स और इंटिमिडेट, असॉल्ट, एक्चुअल चार्ज अगर इनके पास होता है, डोमिनेट करते हो आप, इंजरी करते हो, मेडिकल प्रोसीजर करते हो, इसके लिए कितनी सज़ा है? 6 महीने की सज़ा है जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। फिर इसके बाद है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कोई जेल की सज़ा नहीं होगी, पर इसके कितनी फाइन लगेगा? इसका 25,000 फाइन लगेगा। और उसके बाद हर दिन 1,000 फाइन बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा फाइन लग रहा है इसमें, इतना ज़्यादा फाइन आपने जनरली IPC में देखा नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इसको पढ़ लेते हैं। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा अगर कुछ किया गया हो अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से पूछ करके उनके एम्प्लॉय का कॉग्निजेंस लोगे, या फिर अगर कोई ऑफिसर फाइल करता है। नेक्स्ट इसके बाद है 95 ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। अगर कोई पनिशमेंट दूसरे एक्ट में भी दी गई है जो कि सेंट्रल स्टेट से बनाया गया हो, तो जो भी पनिशमेंट ग्रेटर इन डिग्री है उसकी पनिशमेंट लग जाएगी। अब लास्टली आ जाते हैं मिसलेनियस चैप्टर। चैप्टर नंबर कितना? 17। चैप्टर नंबर 17 हमने लास्ट कौन सा किया? चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। उससे पहले हमने क्या किया? चैप्टर नंबर 15 फंड से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 14 नेशनल फंड से रिलेटेड। ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए हैं। तो लास्टली जो चैप्टर है वो है मिसलेनियस, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। सिंपल सी चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में लिया गया है तो प्रोटेक्शन होगा। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज,
अब कोई भी अगर डिफिकल्टी अराइज होती है तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में ऑर्डर कर देगी। नेक्स्ट इसके बाद है पावर टू अमेंड स्केड्यूल। अगर स्केड्यूल वगैरह अमेंड करना है तो किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इसमें पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड प्रीवियस पब्लिकेशन क्या करेगी, रूल्स बनाएगी। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग पावर, ये सारी चीजें क्या है, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट इसके बाद है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट भी सर्टेन रूल्स बनाएगी, जैसे मैनर में जैसे प्रोवाइड करना है वो सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद लास्टली आ जाता है सेक्शन नंबर 102 रिपील एंड सेविंग्स, और इसके बाद आ जाता है स्केड्यूल। स्केड्यूल आ जाता है, अब देखो इसमें कौन सा क्लॉज देखना है, ZC के बारे में बताया गया है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरिब्रल पॉल्सी बी में है, सी में है डॉर्फिज्म, डी में है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ई में है एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसमें डाला गया है। इसके बाद आता है विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ऊपर है फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके बाद है विजुअल इम्पेयरमेंट्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इधर आ जाती है, इधर आ जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट्स। फिर इसके बाद आ जाते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, कौन कौन से इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लास्टली आ जाता है इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इट मीन्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज लैरिंजेक्टोमी और एफेजिया अफेक्टिंग वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ड्यू टू ऑर्गेनिक और न्यूरोलॉजिकल कॉजेस। अगर ऐसा कॉज है, ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए इस फील्ड में, जैसे आप स्टैमर करते हो वो सब, तो उससे रिलेटेड लैरिंजेक्टोमी और एफेजिया, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि ये अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गई पहली डिसेबिलिटी। दूसरी हो गई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाद में आ गई है, कौन सी कंडीशंस हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई, ऑटिज्म आ गया। अब इसके बाद मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी डिफरेंट डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, थिंकिंग, मूड और इन सबको देखते हुए, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ये हो गई मेंटल डिसेबिलिटी। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू, अगर अलग अलग चीज़ों की वजह से डिसेबिलिटी कॉज हो रही है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और ब्लड डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ों के लिए देखो, अगर आपको देखना है तो आप क्या देखोगे, स्केड्यूल्स देखोगे। एनी कैटेगरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई कर सके, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो रही है तो ये सारी डिसेबिलिटीज अगर कॉज हो रही हैं तो आप डिसेबल्ड पर्सन की कैटेगरी में आ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। ये मैंने पूरा एक्ट एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, आई होप अच्छा लगा हो। बीच में मैंने भले ही बोला था कि आगे के वीडियोस में दूसरे वीडियो में कराऊंगी, बट मैंने एक ही वीडियो में उसको असेंबल कर दिया है। तो प्लीज़ इग्नोर दैट थिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे भी इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर वीडियो में ट्रिक्स आपको मिलेंगी ही, क्रिएटिविटी लेवल पूरा अप रहेगा। तो तब तक के लिए चलते हैं।